हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक पार्ट था वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। अब उसमें मेनली हमने यही पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है और इसको हम डेरिवेटिव से कैसे जोड़ेंगे। वहां पर मैंने आपको ये भी बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी जिससे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की। फिर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए, आपको याद होगा ये सभी फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले ही बता दिए ताकि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत रहे आप यहीं से मतलब कि वो देख सकते हो। और लास्ट में मैंने आपको वो मैपिंग बताई थी। अब इस मैपिंग की हेल्प से हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये सभी बातें अच्छे से क्लियर हैं तो आपको आज की इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले आप अपने बेसिक जो हैं वो अच्छे से सीख के आओ, फिर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर आपने लास्ट वीडियो बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो ऐसी ही सेम एग्जांपल मैंने आपको वहां पर भी करवाई थी, जस्ट इसका कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए इसको मैपिंग से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन मतलब हमें देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है डायग्राम इफ नीडेड। अब यहाँ पर डायग्राम बनाने की मुझे इतनी कोई लगता नहीं है कि जरूरत है, तो हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट ए इज एरिया ऑफ सर्कल। तो मान लो कि ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपको पता ही है कि एरिया कितना होता है, तो ए कितना आएगा, विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ सर्कल। ए कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है हमारी रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे होता है, डिपेंडेंट हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, डेरिवेटिव में। अब यहां पर हमें एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू हमें एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो मतलब हमारा जो रेडियस है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जो हमारी रेडियस है ना, जो हमारी रेडियस है आर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया कि यहाँ पर आर हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब उसके बाद हम ये लिखेंगे कि गिवन और फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पर गिवन तो बस एरिया ही हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है हमें, हम वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, we have to find dA by dr। तो हमें ये फाइंड करना है। अब जैसे ही उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड और डिफरेंशिएट। ठीक है, अब फॉर्मूला मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर। अब आपको पता है विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आर। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर स्क्वायर का। और आपको पता है पाई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाय
डी आर इज इक्वल टू पाई। अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है आर, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आर। अब ये हमारी रेट ऑफ चेंज हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, डी ए बाई डी आर, पर्टिकुलर पॉइंट कितना है आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर की जगह पर 5, तो कितना आंसर आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है। एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हैं और आर के मतलब कि जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर चेंज होने से एरिया को 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से मतलब जो हमारा एरिया है वो चेंज कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने अब बेसिक्स वाली वीडियो में भी किया था, अब यहाँ पर भी हमने कर लिया और इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक्चुअल में यही एग्जाम्पल है जो आपको मतलब कि सिखाएगी इन क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अब हमने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में भी एग्जांपल की थी, वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि इसमें हमें क्या करना है। लास्ट एग्जांपल में भी हमें सीधा बोला गया कि हमें ये करना है। अब यहाँ पर हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारी मैपिंग कहती है कि अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है। द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, वो इंक्रीज कर रहा है और जब भी कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है दैट मीन्स वो हमें उसकी रेट गिवन होती है। अब रेट किस तरह से गिवन है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबिक सेंटीमीटर से घबरा मत जाना, इसका मतलब बस यही होता है सेंटीमीटर क्यूब, जैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोलते वैसे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया का मतलब आपको पता है, मैंने आपको क्यूब में बताया था, देखो हमारे फॉर्मूलाज काम भी आने लगे। ये जब भी कभी सरफेस एरिया लिखा होता है ना तो उसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व नहीं बोलते। तो टोटल सरफेस एरिया का हमें गैस करना है कि वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है व्हेन लेंथ ऑफ एन एज, एज मतलब साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको पहले क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारी मैपिंग में ये लिखा गया डायग्राम इफ नीडेड। अब यहाँ पर भी डायग्राम कोई बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्यूब ही है तो हमें डायग्राम की इतनी जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है मैपिंग में वो है आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि हम एक्स और वाई में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेट एक्स इज लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। तो मतलब एक्स क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड, या इसको ये भी बोल सकते हो एच। आपको पता है क्यूब में जो लेंथ विड्थ और हाइट होती है वो सेम होती है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपको क्यूब बना के दिखा दिया, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट क्या होती है, एक्स ही होती है, वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्यूब की हमने लेंथ निकाल ली। अब उसके बाद हमारा मतलब कि काम क्या होता है, आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब लास्ट क्वेश्चन में लिखा गया था कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यहाँ पर हमें कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया। अब यहाँ पर हम यूनिट से हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेकंड ये नीचे है, नीचे सेकंड का मतलब क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टाइम है, लेट टी इज इक्वल टू टाइम। अब ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं पहचानोगे तो आपका क्वेश्चन मतलब कि नहीं हो पाएगा, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। अब हमने पहचान लिया। अब इसके बाद हमारी मैपिंग में हमें लिखा गया है कि गिवन और फाइंड। अब हमें गिवन क्या है, अगर आप गिवन को देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखना, गिवन, ठीक है। अब गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पर हम पॉजिटिव रेट लेंगे या नेगेटिव रेट लेंगे। देखो, टाइम हमेशा इंक्रीज ही करता है, टाइम कभी कम नहीं होगा, टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव रेट है। तो dV/dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें ये दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर V क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये हमने गिवन लिख लिया कि देखो वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मैंने लिख लिया। अब उसके बाद वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखो, हाउ फास्ट दी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया मतलब A डिवाइड बाई dt। अब वो भी अगर वॉल्यूम T के हिसाब से चेंज कर रहा है तो सरफेस एरिया भी वॉल्यूम मतलब कि T के हिसाब से ही चेंज करेगा। तो हाउ फास्ट वी हैव टू फाइंड, मतलब कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है तो सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर A इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना। अब ये दोनों पॉइंट मेरे क्लियर हो गए हैं कि गिवन वी हैव टू। अब देखो इतना टाइम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर को हमने अभी स्टार्ट किया है। आप एक बार मतलब कि अपना कंसेप्ट बिल्ड कर पाओ। ठीक है, गिवन हो गया हमारा, उसका फाइंड। अब उसके बाद फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले गिवन का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब V। अब आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूलास में बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, A क्यूब, वेर A साइड ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर हमारी साइड कितनी है, X, तो X क्यूब। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू T। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, T। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है V का, मुझे डेरिवेटिव करना है x क्यूब का, विच एम्प्लाइज dV/dt इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो विच एम्प्लाइज dV/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। ठीक है, अब dV/dt की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो इसको आप नंबर 1 देना चाहते हो, नंबर 1 दे दो। तो ये कितनी है, 9 3x² dx/dt यूजिंग 1। तो यहाँ से ना आप dx/dt की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई, 9/3x²। अब ये कट हो जाएगा तो कितना आया, 3/x²। इसको एक बार लिख के रख लो और इसको नंबर 2 दे दो। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि हमें फाइंड टू dA/dt करना है और आप सर हमें dx/dt करवा रहे हो। देखो, आपकी सभी जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं उन सब का आंसर मैं करने की हमेशा कोशिश करता हूं। देखो, अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं पर भी और देखोगे तो सभी ने क्वेश्चंस को मतलब किसी भी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया होगा। आप कहीं से भी पढ़ लो, मैं कोई डिफरेंट नहीं करवा रहा, बट मेरा सिर्फ डिफरेंट वे ये होता है कि मैं आपको हमेशा एक वे देने की कोशिश करता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए खुद से कि हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है। मैंने आपको ये बताया मैपिंग में कि सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं, फिर गिवन और फिर क्या फाइंड करना है। अब गिवन की हेल्प से मैंने फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो हमें फाइंड करना है अब उसको देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपको पता है सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, 6a², यहाँ पर 6x²। अब हमें इसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है
6x² का। अब 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x² का। तो विच एम्प्लाइज dA/dt इज इक्वल टू 6। अब इसका डेरिवेटिव पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा? फंक्शन कौन है हमारा? x। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज dA/dt कितना आ गया? 12x इंटू dx/dt। अब dx/dt की जो वैल्यू है वो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की थी, इज इक्वल टू 12x। अब dx/dt की वैल्यू थी 3/x²। यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग 2, तो यहाँ मैं लिख दिया यूजिंग 2। अब क्लियरली ये आपस में कट हो रहा है, तो आप कट कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया? dA/dt की वैल्यू कितनी आ गई? 12 3 36/x। ठीक है, बट मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? dA/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सरफेस एरिया व्हेन x, जो हमारी लेंथ ऑफ, उसमें क्या था? लेंथ ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? एट 36/10 इज इक्वल टू 3.6 एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, टी मतलब टाइम मतलब सेकंड। तो इस रेट से हमारा जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो रहा है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो कोई भी मुश्किल हमें नहीं आई, मैंने जस्ट मैपिंग को फॉलो किया। मैपिंग ने हमें सबसे पहले हमने उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा, वो टी था। फिर जो गिवन था dV/dt, जो फाइंड करना था dA/dt। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, उसको डिफरेंशिएट किया, वहाँ से dx/dt की वैल्यू आ गई। यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो dx/dt की वैल्यू फिल की, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ए स्टोन ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? अब क्वेश्चन चाहे छोटा सा है, मतलब इसका सोल्यूशन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, बट मैंने आपको हमेशा बताया कि क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से समझेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ए स्टोन ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हो सकता है कुछ बच्चों को इसका मतलब समझ में आ जाए। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होगे। अब इस इमेज में भी एक जो स्टोन है वो अगर वो लेक मतलब एक नदी में गिरेगा, तो एक सर्कुलर वेव्स जो यहाँ पर बन रही हैं वो सर्कुलर वेव्स बन रही हैं। ठीक है, अब जो सर्कुलर वेव्स बन रही हैं वो किस तरह से बन रही हैं? अब आपको पता है जब सर्कुलर वेव्स बनेंगी वो पहले छोटी होगी, फिर वो ऐसे एक्सपैंड होती रहेगी, और फिर अल्टीमेटली वो डिसअपीयर मतलब गायब हो जाएगी। पहले स्टोन गिरता है, फिर छोटी सी सर्कुलर मतलब कि वो डायग्राम बनती है, फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी, फिर वो डिसअपीयर हो जाती है। तो वो किस स्पीड से चेंज हो रही है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लाइन का मतलब समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद एट द इंस्टेंट, अब किसी पॉइंट पर जब रेडियस ऑफ, जब ये सर्कुलर जो यहाँ पर जो सर्कल बन रहे हैं, ये सर्कल जब बन जाएंगे और उसकी रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, तब उसका एरिया किस रेट के साथ इंक्रीज करेगा? तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। अब जैसे ही हमारा जो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, अब इस क्वेश्चन में डायग्राम की हमें कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए बता दी, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाई दी, क्या होता है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है। देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब कि रखा रखाया नहीं आएगा कि इसको ऐसे ही करना है, इसको कर दो, आपको खुद से गैस करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, स्टोन, अगर स्टोन मतलब कि गिरा, जो वेव्स फॉर्म हुई वो किस स्पीड पे हो रही हैं? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी हमारा जो पर सेकेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टी मतलब टाइम। तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई लिखा नहीं आएगा कि यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो हमें खुद से गैस करना है।
और यहाँ पर मैंने गेस कर लिया कि टाइम हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद हमें ये देखना होता है गिवन और फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है अगर स्टोन किसी लेक में गिर रहा है तो जो सर्कल्स एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखो रेट किसकी चेंज हो रही है, ये गिवन है ना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर सर्कल छोटा है फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अगर ऐसे वो बड़ा होता जा रहा है तो दैट मीन्स उसकी रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज कर रही है। अब आप बोलोगे सर आप कितनी श्योरिटी के साथ कैसे कहे, उसका एरिया भी तो बढ़ सकता है ना। आप ये भी सोच सकते हो कि स्टोन जो गिरा सर्कल पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, अब हो सकता है कि ये एरिया हो, बट यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये एरिया नहीं हो सकता। सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता तो एरिया होता। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन है, हमारा जो गिवन है वो क्या है, डी आर बाय डी टी कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये यूनिट्स भी हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है। अब उन्होंने बोला है हमें कि हाउ फास्ट द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया डी ए बाई डी टी ये हमें फाइंड करना है, वेयर ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया, ये गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने ये देख लिया कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। अब उसके बाद हमारी मैपिंग कहती है फॉर्मूला और डिफरेंशिएट। ठीक है, अब फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टी। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर स्क्वायर का। पाई कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर 2r, पावर पहले आगे आएगी पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा r, तो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1, इसको आप नंबर 1 दे दो। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 8 पाई आर। अब ये हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया। अब उन्होंने एक खास पॉइंट पे बोला था तो वो भी निकाल लेते हैं, डी ए बाई डी टी। अब रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर, तो 8 पाई आर की जगह पर 10, तो कितना आ गया 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने अपना आंसर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो निकाल लिया। देखो क्वेश्चन को पहले मैंने आपको अच्छे समझाया उस डायग्राम की हेल्प से, ये वाली जो डायग्राम है आपके सामने है, इस डायग्राम से हमने ये सीखा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेडियस उसकी चेंज हो रही है, वो पूछ रहे हैं एरिया किस हिसाब से चेंज होगा। तो मैंने गिवन और जो फाइंड करना वो लिख लिया, उसके बाद फॉर्मूला डेरिवेटिव किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल 4th की बात करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है ये बहुत अच्छी है, देखो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी की बुक हमेशा फॉलो करने को बोलता हूँ। अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो ये जो बुक है ये सबसे बेस्ट है। हर एक क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंट चीज़ सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भी जो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी वो मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब पहली बार हमारे क्वेश्चन में डिक्रीजिंग वर्ड यूज हुआ है। एंड विड्थ y is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट when x is equal to 10 सेंटीमीटर, y is equal to 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है।
तो सबसे पहले जो जर्नल बातें हैं वो लिख लेते हैं। अब आपको पता है लेट x इज इक्वल टू ये लेंथ है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, y क्या है, y क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया, ये रेक्टेंगल है, ये एरिया है, सम ऑफ ऑल साइड इसका पेरीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं ना। अब क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पर रेट दी हुई है और विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन को हमने समझ लिया, लेंथ डिक्रीज कर रही है, विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और एरिया निकालना है। क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा डायग्राम। अब डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें रेक्टेंगल बनाने की कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है कि हमें रेक्टेंगल यहाँ बनानी पड़ेगी। उसके बाद होता है फाइंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा आप मेरे को बताओ। आप कोशिश करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसमें देखो यूनिट्स 3 सेंटीमीटर पर मिनट मतलब टाइम, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टाइम है। तो ये हमें पता लग गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि हमेशा गिवन लिखो और क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर गिवन लिखूं, तो देखो जो x है लेंथ वो चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है। अब यहाँ पर टाइम देखो, टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसा नहीं कि टाइम कम होगा, टाइम बढ़ता रहेगा। टाइम बढ़ने के साथ हमारी जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। और बेसिक्स वाली वीडियो मैंने बताया था कि जब भी टाइम के बढ़ने से, मतलब किसी चीज़ के बढ़ने से ऊपर वाली चीज़ कम हो रही है, उल्टा हो रहा है, तो हमारी जो रेट है वो क्या है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो उसको हम क्या लिखेंगे नेगेटिव। तो ये मुझे आपको बात बतानी थी कि यहाँ पर हमारी रेट क्या आएगी नेगेटिव। ठीक है, माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ डिक्रीज कर रही है टाइम के बढ़ने से। सेम वे से dy/dt ये भी हमें गिवन है कि इसकी जो विड्थ है वो भी मतलब कि क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एट द रेट 2 से। अब ये इंक्रीज कर रही है तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर पर मिनट ही लिखूँगा, ये सही है। टाइम के बढ़ने से इंक्रीज कर रहा है तो प्लस ही आएगा, टाइम के बढ़ने से डिक्रीज कर रहा है तो माइनस आएगा। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने गिवन लिख लिया था, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, क्या हमें फाइंड करना है। अब हमें पहले पार्ट में पेरीमीटर पूछा गया है, तो dp/dt, तो पेरीमीटर टाइम के हिसाब से किस तरह से चेंज करेगा, वेयर p इज पेरीमीटर। अब आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, p। तो इसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं पेरीमीटर को कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये आपकी रेक्टेंगल है, ठीक है, मैंने हमेशा आपको लिखवाया सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ, तो x + y + x + y मतलब 2x + y, 2x + 2y, ठीक है। तो इसको अगर भूल भी जाए तो इसको आप ऐसे कर दिया करो, तो 2x + y, तो हमारा जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया 2x + 2y। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टाइम। तो मुझे डेरिवेटिव करना है p का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x + 2y का, मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है 2y का। तो कितना आएगा dp/dt, 2 बाहर लिख लो, या तो डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt, 2 को मैंने बाहर लिख लिया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt। अब यूजिंग 1 and 2 हमारे पास कितना आ गया, dp/dt = 2 × -3 + 2 × 2, ठीक है। तो कितना आ गया, विच एम्प्लाइज dp/dt = -6 + 4
इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो नॉर्मली हम क्या करते थे कि जो हमें वैल्यू गिवन है कि x 10 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर पर, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर लिखना हो dp/dt कि x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई वैल्यू फिल करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसका आंसर इतना ही आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जो हमारा पेरीमीटर है, अब ये पेरीमीटर जो है ये हमें क्या दिखा रहा है कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो हमारा पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, हमारा जो पेरीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये माइनस का यही फ़ायदा है कि ये हमें ये बता रहा है कि हमारा जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वी हैव टू फाइंड, सेम क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है आप मेरे को बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो dA/dt हमें फाइंड करना है, वेयर ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब आपको पता है जो यहाँ पर लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ए आपको पता ही है, लेंथ इंटू विड्थ मतलब x इंटू वाई। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो हमारा एरिया कितना आ गया x इंटू वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है एरिया x इंटू वाई, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन है t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा dA/dt। अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है एक्स वाई, यहाँ पर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, मतलब प्रोडक्ट रूल पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है y का, y एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो विच एम्प्लाइज dA/dt कितना आया, x dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। ठीक है, अब फिर से यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2। अब आपका 1 and 2 कितना था ये आपके सामने है, तो विच एम्प्लाइज dA/dt इज इक्वल टू x इंटू dy/dt की वैल्यू है 2 प्लस y, x/dt की वैल्यू कितनी है -3। तो मेरे पास कितना आ गया 2x - 3y। तो ये जो है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गई। तो विच एम्प्लाइज, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी हो, तो x कितना है 10 सेंटीमीटर, y कितना है 6 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज़ को फिल करते हैं, यहाँ पर 10 - 3y मतलब 6। तो dA/dt कितना आ गया हमारा 20 - 18 मतलब 2 सेंटीमीटर। एरिया का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पर मिनट आएगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पर मिनट में था। तो हमारी रेट ऑफ चेंज हमने निकाल ली। अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्लस है ना, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि यहाँ पर जो लेंथ थी वो डिक्रीज कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा माइनस में। जो विड्थ है वो इंक्रीज करी तो मैंने प्लस में ही लिखा था। तो उन्होंने पूछा हमसे पेरीमीटर dP/dt फाइंड करना था, फॉर्मूला लिखा, डेरिवेटिव किया, आंसर आया। एरिया फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला लिखा, डेरिवेटिव किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अगर आप इस तरह से करोगे मैपिंग को फॉलो करके, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th की बात करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है देखने में जितनी बड़ी लग रही है, बट एक्चुअल में ये उतनी ही ईजी है।
अब ये चाहता तो मैं यहाँ पर जो भी बताया गया ना टोटल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, ये इसको मैं बेसिक्स वाली वीडियो में भी बता सकता था, बट वहाँ पर अगर मैं बताता तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि ये इतना एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको मैं एग्जाम्पल के साथ ही आपको क्लियर करूँगा। दी टोटल कॉस्ट सी एक्स फंक्शन है कोई इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। अब ये कॉस्ट फंक्शन दिया गया। पहले हम कॉस्ट फंक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि कॉस्ट फंक्शन का मतलब ये है कि हम कोई भी, मान लो कि फैक्ट्री है, अगर वो कोई भी चीज़ बना रही है, जैसे वो पेन बना रही है, तो पेन बनाने में उनको कितना कॉस्ट लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तो वो हमें इस फंक्शन से पता लगेगा। कि जैसे यहाँ पर x यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जैसे अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 फिल करेंगे तो हमारे पास जितना भी आंसर आएगा वो एक पेन की या कोई भी आइटम की कॉस्ट होगी। 2 फिल करेंगे तो 2 से आंसर आ जाएगा, 3 फिल करेंगे तो 3 के साथ 3 पेन्स की या 3 किसी भी आइटम्स की कॉस्ट हमें आ जाएगी। तो फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म है, बट यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमें खुद से बता दिया कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स आउटपुट। मतलब अगर हम कॉस्ट को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब जितनी हमारी कॉस्ट है और जितने हमने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं, अगर हम इनकी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, मार्जिनल कॉस्ट। उसको हम कंबाइन में क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अपने कॉस्ट फंक्शन को वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, वो मैंने आपको फॉर्मूला से बता ही दिया। हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले हम यही ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को अच्छे समझ ले, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, और x क्या है, हमारे यूनिट्स हैं, ठीक है, वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो सब कुछ ये हमारा क्या है, x है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि गिवन क्या है। अब गिवन तो हमें कॉस्ट फंक्शन ही गिवन है, फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड। अब यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ किया गया, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का वैसे बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमें मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, dc/dx। ये हमें फाइंड करना है। अगर आपको नहीं याद तो प्लीज़ इसको आप याद रखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा काम क्या होता है, फॉर्मूला लिखना। अब इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट हमें कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, लेट सी एक्स कितना दिया है, 0.005 एक्स क्यूब 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5000। अब फॉर्मूला के बाद मुझे डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, इसको ऐसे लिख लो, चाहे dc/dx लिख लो। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है 0.005 एक्स क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 0.02 एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 30 एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5000 का। अब आपको पता है हमारे पास कितना आ गया, dc/dx इज इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स का। अब कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। अब देखो हमें डेरिवेटिव करना है तो करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो 0.005 इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर, मतलब पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है हमारा, x, ठीक है।
-0.02, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। आप ये वाला स्टेप छोड़ना चाहते हो छोड़ भी सकते हो। 30, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो विच एम्प्लाइज dc/dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, तो इतना आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 0.0, 2 को 2 से किया 4, एक्स यहाँ पर 1 प्लस 30। तो ये हमारा आंसर आ गया। बट हमें किसी खास पॉइंट पे वो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो विच एम्प्लाइज मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो कितनी आएगी dc/dx। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी फिल करेंगे 3, तो 0.015 यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 यहाँ पर 3 प्लस 30, तो विच एम्प्लाइज मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MC वो हमारी कितनी आएगी, इसको मल्टी करते हैं 0.15 इंटू 9, 3 4 12, तो यहाँ पर 12 आएगा प्लस 30। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 9 को 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया 135 माइनस 0.12 प्लस 30, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 1 0 प्लस 30, इसको प्लस करेंगे तो 30.015, तो ये हमारी जो है वो क्या है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो आपकी NCERT में ये आंसर भी लिखा गया कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 30.02, उन्होंने जस्ट 15 को राउंड ऑफ करके 2 लिख दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब देखो हो सकता है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि उन्होंने इन टर्म्स को पहले सुना होगा, मार्जिनल कॉस्ट, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम करने वाले हैं मार्जिनल रेवेन्यू। हो सकता है कि जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये टर्म्स ना पता हो, बट आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ठीक है, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सेम वे से नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारी इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX। अब ये एक्चुअल में टोटल रेवेन्यू हमें फंक्शन दिया गया है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो हमें इनकम हुई है किसी भी चीज़ को बेच के। जैसे पिछले पार्ट में था कि हमने पेन प्रोड्यूस करने हैं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और बाद में जैसे मैंने वो पेन को प्रोड्यूस किया 2 रुपीज़ में और उसको बाद में 5 रुपीज़ में बेच दिया, तो ये मेरा रेवेन्यू है। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी थी, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन यहाँ हमारा खत्म है। यहाँ पर जस्ट NCERT वालों ने हमें मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब बताया कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। तो आप आज के बाद याद रखोगे, मैंने यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लिख रखे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो DR/dx, R क्या है टोटल रेवेन्यू, X क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लिखते हैं। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम सबसे पहले यही देखते हैं ना अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अब क्वेश्चन को अच्छे से समझने पर डायग्राम इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो x क्या है हमारे यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स जो हमारे सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा भी गया है x यूनिट्स, मतलब कि जो सोल्ड हुए हैं उनसे हमें रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं पता तो आप इसको याद रखोगे, DR/dx। अब हमें ये पता हमें क्या फाइंड करना है, अब उसके बाद फॉर्मूला मतलब हमें रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है कितना, 3x² प्लस 36x प्लस 5।
अब मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है आर एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3x² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 36x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो dr/dx। तो 3 को बाहर निकाल लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, 36 बाहर निकाल लो, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आएगा 0। तो विच एम्प्लाइज dr/dx कितना आएगा 3, यहाँ पर x² का डेरिवेटिव पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x 36 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, विच एम्प्लाइज dr/dx कितना आ गया 6x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो यहाँ पर 36। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो विच एम्प्लाइज dr/dx, यहाँ पर क्या लिखेंगे x को 5, तो 6 × 5 + 36, तो 30 + 36 मतलब 66। तो विच एम्प्लाइज हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 66 रुपीज़। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, सेम हमने मैपिंग को फॉलो किया। बेसिकली हमें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको हम याद रखेंगे कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप देख भी सकते हो कि मैंने हर एक क्वेश्चन में इसी मैपिंग को फॉलो किया और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब सेम वे से नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।